हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएससी इंग्लिश क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे हिंदी और हिंदी का आज ये दूसरा वीडियो है और आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिंदी खंड ब के बारे में। देखिए, हिंदी खंड ब जो है वो आपको आएगा 16 मार्क्स। तो ये वीडियो आपको होने वाला है पूरे 16 मार्क्स का। तो मैं ऐसा समझ सकता हूं कि 16 मार्क्स के वीडियो के लिए आप कम से कम इस वीडियो को 15 मिनट तक तो देख ही सकते हैं। तो ये वीडियो मुश्किल से 15 से 20 मिनट तक बनेगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, आपको बहुत ज्यादा सहायता इस वीडियो से मिलने वाली है। ठीक है ना। तो देखिए, हिंदी खंड ब, हमने खंड अ जो है वो पहले देख चुके हैं। उसमें मैंने आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए थे, आप जाके देख सकते हो वो खंड अ वाला वीडियो। अब हम देखते हैं खंड ब। देखिए, आपके जो पेपर है, आपका जो पेपर होगा उसमें, उस पेपर में प्रश्न क्रमांक 12 से लेकर के 19 तक, मतलब कि प्रश्न 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये जो 8 प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 12 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 19 तक जो है अति लघुवात्मक प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। मतलब कि एक तो होता है एक पंक्ति में और एक होता है 2 से 3 या 3 से 4 पंक्ति में आपको उसका उत्तर लिखना। अति लघुवात्मक मतलब जितना पूछा है वही लिखना है, फालतू का कुछ भी नहीं लिखना है। जो पूछा है उतना लिख दिया, काम खत्म, है कि नहीं। तो अति लघुवात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। 8 प्रश्न टोटल आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है 2 मार्क्स का होगा और इस प्रकार से मिलाकर 16 मार्क्स का आपका ये खंड ब जो है हो जाएगा। देखिए, इस खंड ब में आपको किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे वो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। तो देखिए, सबसे पहला जो है किस प्रकार का प्रश्न आपसे खंड ब में पूछा जाएगा वो है कविता व पंक्ति का भाव। या तो आपको कोई कविता दे दी जाएगी, मतलब मान लो आपको पूछा जाएगा कि ये कविता है, इस कविता का अर्थ बताइए, इस कविता का केंद्रीय भाव बताइए, इस कविता का सारांश बताइए, इस प्रकार से पूछा जाएगा। या फिर आपको एक पंक्ति लिख दी जाएगी ऐसा कि इस पंक्ति का अर्थ बताइए या इस पंक्ति का भाव बताइए। इस प्रकार से आपको कविता व पंक्ति का भाव जो है आपसे पूछा जाएगा। दूसरा जो है उसमें क्या पूछा जाएगा, कवि का परिचय व प्रमुख कृतियों का नाम। आपको पूछ दिया जाएगा कि तुलसीदास जी का परिचय दीजिए तथा उनके प्रमुख कृतियों का नाम बताइए। आपसे पूछ दिया जाएगा कि महाकवि निराला का परिचय देकर उनके प्रमुख कृतियों के नाम बताइए। तो इस प्रकार से आपको कवि का नाम व उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में पूछा जाएगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें आपको पूछा जाए कि भाई लेखक का नाम पूछा जाए और लेखक की प्रमुख कृतियों का नाम पूछा जाए कि मुंशी प्रेमचंद जी का परिचय दे करके उनकी प्रमुख कृतियों का, उनकी प्रमुख रचनाओं का नाम लिखिए। ऐसा आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। या फिर कहानी के पात्र के बारे में बताइए। कहानी का पात्र हो सकता है, मान लीजिए आपकी जो पाठ है, आपकी जो कहानी है आपके बुक में ईदगाह, इस ईदगाह कहानी में जो एक हामिद नाम का पात्र है, किस नाम का पात्र, हामिद नाम का पात्र, इस हामिद नाम के पात्र के बारे में पूछ दिया जाएगा कि भाई बताइए हामिद नाम के पात्र के बारे में बताइए, इसकी विशेषताएं बताइए। तो इस प्रकार से कुछ आपसे पूछ दिया जाएगा, ठीक है ना। या फिर किसी पात्र का परिचय भी पूछ दिया जाएगा। हालांकि दोनों जो है एक ही पॉइंट है, मैंने अलग अलग लिख दिए। किसी पात्र का परिचय पूछ दिया जाएगा कि भाई हामिद का परिचय दीजिए या उसकी माँ का परिचय दीजिए, उसकी दादी का परिचय दीजिए, कुछ भी आपसे इस पाठ में से ये जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद आपकी सलाह पूछा जाएगा, सुझाव व विचार पूछा जाएगा। भाई आप क्या सलाह देना चाहेंगे, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, आपके इस विषय में विचार क्या है, ऐसा पूछा जाएगा। मान लीजिए कि हाँ, आपको ईदगाह कहानी में सबसे अधिक प्रभावित किस पात्र ने किया, इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अगर इस प्रकार से प्रश्न आए तो आप उस कहानी का जो मुख्य पात्र होता है, उस मुख्य पात्र को ही हमेशा मेंशन कीजिए, उस मुख्य पात्र के बारे में ही आप हमेशा बताइए, इससे जो है अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद जो है सुझाव पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि भाई सड़क पर चलते समय हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, या फिर जो लोग नियम तोड़ते हैं उनके लिए क्या सुझाव हो सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि सड़क सुरक्षा को लेकर किन नियमों को बदलना चाहिए, इस पर अपने विचार विमर्श कीजिए। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। ये तो जो इतना सब कुछ है ये आपसे पूछा जाएगा 4 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए। और जो 4 मार्क्स यहां से आपको मिलेगा वो यहां से आपको मिलेगा 4 मार्क्स। इस 4 मार्क्स में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा कि भाई मुहावरे का अर्थ बताइए और उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। भाई अब मुहावरे का अर्थ, मान लो कोई क्या कहते हैं, कोई मुहावरा आपसे पूछा जाएगा, उस मुहावरा का आपको अर्थ लिखना है, फिर उसका वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कोई मुहावरा ले लीजिए, काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक है ना। ये काला अक्षर भैंस बराबर, तो आप इस मुहावरे को लिखा, अब इसका अर्थ लिखिए कि भाई जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए अक्षर
जो है भैंस काली भैंस के बराबर है, आपने इसका अर्थ लिख दिया। अभी इसका वाक्य प्रयोग कीजिए कि हमारे गांव में जो शामू काका है उनको वे पढ़े लिखे नहीं हैं, इसीलिए उनके लिए न्यूज़पेपर के काले अक्षर या समाचार पत्र के काले अक्षर भैंस बराबर है, या फिर किसी भी प्रकार का अक्षर जो है भैंस बराबर है। आप इस प्रकार से जो है आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें आपको 2 मार्क्स बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना है भाई। मुहावरे हम लोग आमतौर पर बोलते ही बोलते हैं, आमतौर पे हम बोलते ही बोलते हैं, 100 सुनार की 1 लोहार की, है कि नहीं। तो हम आमतौर पे जो है ये मुहावरे बोलते ही बोलते हैं। इसके बाद लोकोक्ति, लोकोक्ति का हम इतना प्रयोग करते हैं आपने अपने जीवन में, आप खुद अपने कभी आप बोलते समय ध्यान दीजिए कि आपने कितनी बार लोकोक्ति अपने मुंह से बोली है। बहुत ज्यादा हम लोकोक्ति बोल देते हैं, ठीक है ना। तो लोकोक्ति का अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग, जैसे कि 100 सूहे खाकर बिल्ली हज को चली। क्या 100 सूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये भी एक लोकोक्ति। इसका अर्थ बताना है कि भाई बहुत से गलत काम करने के बाद कोई व्यक्ति पुण्य का काम करने चला, इस प्रकार हो सकता है। या फिर अपने पुण्य को, अपने पापों को धोने चला, इस प्रकार से आप इसका अर्थ लिख सकते हो। इसका फिर अगर वाक्य प्रयोग करना हो तो ऐसा लिख सकते हो कि डाकू मंगल सिंह ने बहुत सारी हत्याएं व चोरी डकैती करने के बाद अंत में वो किसी गुरु के पास शिक्षा लेने के लिए गया। आप ये भी लिख सकते हो या कोई भी लिख सकते हो ना भाई, ठीक है, आप कोई भी लिखिए, है कि नहीं। तो मुहावरे का अर्थ बताइए और लोकोक्ति का अर्थ आपको इस प्रकार से बताना है। तो इसमें आपको हो जाएंगे 4 मार्क्स और इससे आपको हो जाएंगे 4 मार्क्स। तो जो इससे आपको हो जाएंगे 4 मार्क्स और इससे आपको हो जाएंगे 12 मार्क्स। कितने मार्क्स? 12 मार्क्स। ये 12 मार्क्स का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 4 मार्क्स का, ठीक है। तो 12 और 4 कितने हो गए? 16 मार्क्स। तो 16 में से आपको 4 मार्क्स तो ऐसे ही फोकट के मिले, मतलब आपको सिर्फ मुहावरे का अर्थ बताना, वाक्य प्रयोग करना है, आप अपने मन से करना है, ठीक है ना। और इसमें आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। जहां पे आपको मान लीजिए कोई प्रश्न ना आए तो आप थोड़ा सा अपने मन से भी लिख सकते हो, आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ईर्ष्या से, मान लीजिए प्रश्न आया कि ईर्ष्या से बचने के उपाय बताइए, हालांकि वो किस रिलेटेड पूछ रहा है, जो वामदेव सिंह दिनकर का पाठ है उसके रिलेटेड पूछ रहा है, लेकिन आपको नहीं आ रहा है तो आप अपने मन से लिख लीजिए, है कि नहीं। इसके बाद लेकिन एक बात याद रखना, आपको प्रश्न कोई भी छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ हर एक प्रश्न में लिख के आना है। आप प्रश्न छोड़ेंगे वो सबसे बड़ा अन्याय है, सबसे बड़ा गुनाह है। आपको नहीं आ रहा है फिर भी आप लिख के आइए, कुछ भी लिखे, कुछ भी मतलब उस पाठ से संबंधित होना चाहिए, जो आप लिख रहे हो उस प्रश्न से संबंधित होना चाहिए। आप मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख के आ रहे हो, कुछ भी अपने मन से लिख, गाना भजन कुछ भी लिख के, ऐसा नहीं। जो लिखे हुए जो प्रश्न है उससे संबंधित कम से कम तो होना चाहिए, तभी आपको अगर 2 में से हुआ तो 2 में से 1 मार्क्स मिल जाएगा। अगर ज्यादा ही अच्छा लिख दिया आपने 1.5 मार्क्स तक भी चला जाएगा, है कि नहीं। थोड़ा कम अच्छा लिखा तो आधा मार्क्स मिल जाएगा। तो कम से कम आप लिखेंगे तो उसका आधा मार्क्स तो आपको मिलेगा ना, है कि नहीं। अगर मान लीजिए आप, ये कितने प्रश्न हो गए? टोटल 8 प्रश्न है, 8 प्रश्न। आपको 8 के 8 कुछ भी नहीं आता, 8 के 8 प्रश्न में से कुछ भी नहीं आता, है कि नहीं। 8 प्रश्न कितने मार्क्स के हो गए? 16 मार्क्स के हो गए। कितने मार्क्स के हो गए? 16 मार्क्स के 8 प्रश्न हो गए। अभी आप क्या करेंगे भाई, कुछ भी नहीं आता, अपने मन से आपने कुछ भी थोड़ा सा लिख दिया, थोड़ा सा पता था थोड़ा लिख दिया, तो इसके करके आपको हर एक प्रश्न में आधा मार्क्स मिल गया। कितने? हर एक प्रश्न में। मान लीजिए मुहावरे में आपको सिर्फ 2 मार्क्स मिला और यहाँ पे आपको आधा करते जो है 3 मार्क्स मिल गया, तो 2 3 कितना हो गया? 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स आपको तो हो गए ना। अगर आप मुहावरे में सही कर देते हो और इसमें आप आधा करते 3 लेके आते हो तो 3 4 कितने हो जाते हैं? 7 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप मार्क्स जो है अच्छे गेन कर सकते हो। अभी हम कुछ जो मॉड्यूल पेपर के क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको हम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। हिंदी खंड ब, मैंने भी आपको ये बोर्ड पे समझाया। इसमें प्रश्न 12 से लेकर 19 तक आएगा। प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का होगा। टोटल आपको 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल मिला के आपका जो खंड ब है ये 16 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको पूरा भी बोर्ड पर समझाया है। तो मैंने ये आपको ये स्लाइड इसलिए दी है ताकि आपको ये बाद में भी काम आ सके। आप इस PDF को जो है हमारे नीचे जो लिंक दी हुई उस लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप इसको टेलीग्राम से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए अभी आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से एक मॉडल पेपर मिला था, उस मॉडल पेपर को मैंने यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की है और मैंने आपको यहाँ पे बताया कि देखिए वास्तव में मॉडल पेपर सॉल्व कैसे करना है, वास्तव में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स के वो कैसे लिखने हैं। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आपको जो पूछा है वही लिखना है। तो मैंने आपको वही यहाँ पे बताने की कोशिश की कि जो पूछा है वही लिखना है, ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। पूरी महाभारत लिखने नहीं बैठ जाना या पूरा पाठ लिखने आपको नहीं बैठ जाना है। जितना पूछा है, जो पूछा है उसी को लिखो। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मुश्किल से 4 लाइन,
बस बहुत हो गया, 4 या 5 लाइन 2 मार्क्स के लिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है, ठीक है ना। जैसे कि पहला प्रश्न देखिए, अभिन्न होगा मेवा अंत, कविता का केंद्रीय भाव क्या है? केंद्रीय भाव मतलब क्या कि जो कविता है अभिन्न होगा मेवा अंत, इस कविता जो ये कविता है ये वास्तव में कहना क्या चाहती है? इस कविता का जो पूरी कविता को अगर हमें 2 या 1-2 वाक्य में कहना हो तो कैसे कहेंगे? यही इसका केंद्रीय भाव है। पूरी कविता को अगर थोड़े से शब्दों में समझाना हो तो हम कैसे समझाएंगे? यही इसका केंद्रीय भाव है। तो इसका केंद्रीय भाव क्या है कि भाई जीवन के प्रति आशावादी बनना है, कर्म सौंदर्य में प्रवृत्त होना है और प्रखर जिजीविषा रखना है, ठीक है ना। ये इसका केंद्रीय भाव है। अभी देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 13, ठीक है ना, ये भी जो है सूरदास पाठ के आधार पर राधा कृष्ण के मध्य हुए वार्तालाप को सारांश लिखिए। अभी देखिए राधा और कृष्ण के बीच में क्या बात हुई, इसको आप जो बात हुई, वार्तालाप मतलब बात हुई, उसका क्या लिखना है आपको? सारांश लिखना है कि भाई पूरी बात मत लिखिए, लेकिन जो बात हुई है उस बात को आप थोड़े से शब्दों में आप बता दीजिए कि भाई क्या बात हुई है, आप थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। ये इनसे आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो क्या पूछा है कि भाई सूरदास के आधार मतलब सूरदास का जो पाठ है उसमें सूरदास ने क्या लिखा है कि भाई राधा और कृष्ण के बीच में कैसी बात हुई है, उस बात का आपको सारांश देना है। तो सूरदास पाठ में बूझत श्याम कौन तू गोरी, जो ये पद है बूझत श्याम कौन तू गोरी, पद में राधा कृष्ण संवाद वर्णित है, ठीक है ना। और इस संवाद में क्या वर्णित है कि कृष्ण राधा से पूछते हैं कि देखो तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, पहले तुम्हें कभी ब्रज में देखा नहीं। तब राधा कहती है कि मैं अपने घर में ही रहती हूँ, यहाँ नहीं आती। तब कृष्ण साथ मिलकर खेलने की बात कहते हैं। ये मतलब देखिए पूरी बात क्लियर हो गई इन थोड़े से शब्दों में। अगर हम पूरी बात लिखने जाते कि इतनी बड़ी, अगर हम पूरी कविता लिखने जाते, पूरी कविता को समझाने जाते तो बहुत लंबा चौड़ा आंसर हो जाता, लेकिन लघु लिखना है, अति लघु लिखना है, इसलिए हमने थोड़े से शब्दों में काम चला लिया। उसी प्रकार देखिए प्रकृति पद्मनी का अंशुमाली, प्रभो कविता में अंशुमाली शब्द किसके लिए आया है और क्यों आया है? ये प्रश्न जो है मैंने आपको एक वाक्य जब मैं बता रहा था, जो एक पंक्ति बता रहा था उसमें भी मैंने आपको ये प्रश्न समझाया था, ठीक है ना। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर ने ईर्ष्या से बचने को कौन सी उपाय बताए? कोई 2 उपाय बताइए। अभी जो रामधारी सिंह दिनकर का जो पार्ट है उसमें उन्होंने क्या बताया कि देखो जो जलन, ईर्ष्या मतलब जलन, तो जलन से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, है कि नहीं? अगर आपको याद नहीं तो भी आप अपने मन से सोचिए ना कि भी जलन से बचने के क्या उपाय। अगर हमें जलन नहीं करनी, जलन ईर्ष्या से बचना है तो हम क्या क्या उपाय अपनाएंगे? आप थोड़ा अपना दिमाग लगा के भी सोचिए। अगर आपको नहीं याद है तो, अगर याद है तो लिख दीजिए, नहीं याद है तो क्या आप कुछ भी लिखे ना कि जलन होगी तब हम भगवान का नाम लेंगे, किसी का भी, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के बगल में नहीं बैठेंगे जो दूसरों से जलता हो, मतलब हम संगत अच्छी करेंगे। तो इस प्रकार से आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब लेकिन ऐसा जो किसमें थोड़ा बहुत सेंस हो, मतलब थोड़ा सा तर्कवान हो जो आप लिख रहे हो वो, ठीक है ना। तो ईर्ष्या से बचने के लिए लेखक ने बताया कि ईर्ष्यालु व्यक्ति से दूर रहना का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक कार्य को उद्यम की भावना से, उद्यम मतलब प्रत्येक कार्य को ऐसे करना चाहिए जैसे कि भाई ये मेरा ही काम है। उद्यम मतलब बिजनेस होता है ना, व्यवसाय होता है, तो व्यवसाय तो अपना ही होता है ना, तो अपने भावना की भाव से करना चाहिए, परंतु उसे प्राप्त होने वाले यश से दूर रहना चाहिए, ठीक है ना। यस मतलब जो उससे सुख सुविधा मिलती है उससे हमें दूर रहना चाहिए। दूर रहना मतलब उसको छोड़ना नहीं है, उसके लालच में नहीं आना, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आखिरी छट्टा निबंध के लेखक एक टीले से दूर टीले पर पहुंचना चाहता था, ठीक है ना। आखिरी छट्टा निबंध का लेखक एक टीले से दूसरे टीले पर क्यों पहुंचना चाहता था? क्यों पहुंचना चाहता था भाई? क्योंकि लेखक ने टीलों को पार करके पश्चिमी क्षितिज को खुला विस्तार देखना चाहता था, जहां से सूर्य पानी से थोड़ा ऊपर दिखाई दे। इसीलिए लेखक ने एक के बाद एक टीले पार किए कि भाई वो सूर्य को देखना चाहता है कि भाई पानी से थोड़ा सा ऊपर सूर्य को देखना चाहता है, ऐसा लगे कि सूर्य जो है पानी के ऊपर है, ठीक है। ईदगाह कहानी के किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया? देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आए कि आपका मत लिखना हो, देखिए यहाँ पे आपका मत लिखना है ना कि आपको सर्वाधिक किसने प्रभावित किया, यहाँ पे आपका मत लिखना है। यहाँ पे बुक में क्या है वो उससे मतलब नहीं, यहाँ पे आपका मत लिखना है कि आपको ईदगाह के कहानी के किस पात्र ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया, ठीक है ना, वो लिखना है। आप किसी का भी नाम लिखिए, लेकिन जो नाम लिखिए उसके पीछे कारण बताइए कि मुझे इस पात्र ने भाई ज़्यादा प्रभावित किया, क्योंकि इस पात्र में ये गुण थे, इसीलिए मुझे इस पात्र ने क्या किया, प्रभावित किया। तो आपने अगर पढ़ा हुआ होगा, आपको थोड़ी बहुत कहानी पता होगी तो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि ईदगाह कहानी में हमें हामिद ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र है। और ये बात भी याद रखिएगा, जिस पाठ से आपको प्रश्न पूछा जाता है उस पाठ का जो मुख्य पात्र होता है, हमेशा उस मुख्य पात्र के बारे में आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो इस ईदगाह पाठ का मुख्य पात्र कौन है? हामिद ही तो है कि नहीं। तो ईदगाह पाठ में हमें हामिद ने सबसे अधिक प्रभावित किया है। हामिद गरीब और छोटा बच्चा है पर विवेकपूर्ण और दूरदर्शी है।
वह अन्य बच्चों की तरह मिठाइयाँ तथा खिलौने नहीं खरीदता, बल्कि अपनी बूढ़ी दादी के हाथों का ख्याल करके उसके लिए क्या खरीदता है, चिमटा खरीदता है कि नहीं। वो भाई क्या है, देखो चिमटे से सब काम हो जाते हैं। वो मतलब जब दूसरे बच्चे खिलौने खरीद रहे थे तो वो कहते कि तेरा खिलौना क्या, मेरा चिमटा देख तेरे खिलौने से 100 गुना अच्छा है। वो बताता है ना, तो वो गुण कि भाई अपनी चीज़ को बड़ी तारीफ करके बताओ, या फिर वो बड़ा विवेकपूर्ण था, उसमें विवेक था कि भाई हाँ मैं खिलौने खरीदूंगा कुछ दिन का मजा है, लेकिन अगर मैं चिमटा खरीदूंगा तो लंबे समय तक चलेगा और मेरी दादी के हाथों को जलने से बचाएगा। दूरदर्शी भी था। तो इसमें हामिद का वर्णन हमने किया, लेकिन वर्णन क्यों किया, हमें उस पात्र ने हमें सर्वाधिक प्रभावित क्यों किया, वो भी हमें बताया गया, ठीक है ना। अभी देखिए इतना हो जाने के बाद आपको देखिए 6 तो जो है आपकी बुक से डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा, कितने 6 प्रश्न। बाद में जो 2 प्रश्न है, कितने 2 प्रश्न, 2 प्रश्न आपको जो है, एक प्रश्न पूछेगा मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग, एक प्रश्न आपसे पूछेगा लोकोक्ति पूछेगा, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्या है कि बाजी मारना, मुहावरे का अर्थ सहित वाक्य प्रयोग कीजिए। बाजी मारना मतलब क्या, कोई भी प्रतिस्पर्धा हो, कोई भी कंपटीशन हो, उसमें क्या कर जाना, टॉप करना या उसको जीतना, है कि नहीं। इसका भी वाक्य प्रयोग क्या हुआ कि गोपाल हर बार परीक्षा में बाजी मार जाता है। सिंपल सा, आप अपना नाम लिखिए ना, अपने दोस्त का नाम लिखिए, किसी का भी लिखिए कि भाई संजय हर बार परीक्षा में प्रथम आकर बाजी मार जाता है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो ऐसे। डूबते को तिनके का सहारा, इसका लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ है डूबते को तिनके का सहारा का अर्थ क्या है कि मुसीबत में थोड़ी सी भी सहायता मिल जाए तो बहुत होती है। भाई जब बहुत बड़ी मुसीबत होती है ना, उसमें थोड़ी सी भी सहायता मिल जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसका प्रयोग क्या हुआ कि भी कोरोना काल में भारत की वैक्सीन डूबते को तिनके का सहारा बनकर आई है। अभी भी जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें जो वैक्सीन है ना, वो लगा एक आशा की किरण लगी हमें कि भाई देखो हमें बचाने आ गई ये। आप कोई भी लिख सकते हो कि किसी की दुकान में आग लग गई, लेकिन उसके दुकान के जो इंश्योरेंस के जो बीमा के कागज थे वो बच गए, तो इसीलिए उसको क्या डूबते का तिनके का सहारा मिल गया। कुछ भी लिख सकते हो आप, है कि नहीं। अभी यहाँ पे मैंने आपको मॉडल पेपर बता दिया, यहाँ पे मैंने आपको कुछ IMP क्वेश्चंस दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न दिए, अभ्यास के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। मैंने आपको यहाँ पर टोटल जो है 25 क्वेश्चंस दिए, कितने 25। मेरा विश्वास है कि आप इन 25 क्वेश्चंस को पढ़ के जाएंगे तो आपको 3-4 क्वेश्चंस तो आपको देखने को इसी में से मिल जाएंगे, अवश्य ही मिलेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, मत है। हालांकि आप इन्हीं क्वेश्चंस के भरोसे मत बैठना, आप दूसरे क्वेश्चंस को भी पढ़िए, सभी पार्ट को अच्छे से पढ़िए। हिंदी कोई ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, हिंदी बस हमें उसके पार्ट को पढ़ना है, बस दिल से पढ़ना है, हिंदी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इससे मत पढ़ना, मतलब कि इससे मत पढ़ना, लेकिन सब कुछ पढ़ना, लेकिन इसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना, समझे। आप सिर्फ इसी से मत पढ़ना, सब कुछ पढ़ना, लेकिन इसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना, ज़्यादा वक्त देके पढ़ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने जो है पुराने पेपर हो गए, अपने मन से भी कुछ निकाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप देख सकते हो, है कि नहीं। इसके बाद मैंने मुहावरे भी बताया है। हालांकि जो मुहावरे ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, खंड में बता चुका हूँ। यहाँ पे 14 मुहावरे हैं, इनका मैंने अर्थ लिखा, कुछ मुहावरों का अर्थ लिखा है, कुछ का अर्थ नहीं लिखा है। तो ये कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, और ये जो बाकी है आपको सबका वाक्य प्रयोग करना है। क्या करना है, वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि भाई आप पढ़ रहे हो। आपको प्रैक्टिस करनी होगी वाक्य प्रयोग करने की। आप जो वाक्य लिखोगे सही भी होना चाहिए, उसकी मात्रा सही होनी चाहिए। जो वाक्य का जो वाक्य लिखा है, जो सेंटेंस लिखा है, उस सेंटेंस का जो निर्माण है वो भी सही होना चाहिए, ठीक है ना। आप कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर 14 आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। आप इसका अर्थ ढूंढिए, इसका वाक्य प्रयोग कीजिए। कुछ भी डाउट होता है आप हमें टेलीग्राम पे भी पूछिए, मैं आपको वहाँ पे अवश्य ही बताने की कोशिश करूँगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे लोकोक्ति दी हुई है, टोटल 9 लोकोक्ति है। यहाँ पे मैंने 6 लोकोक्ति का अर्थ बता दिया है। इन सब का आपको, बाकी जो बची इन 3 का आपको अर्थ निकालना है और सबका आपको वाक्य प्रयोग करना है। आप इनमें से पढ़ के जाइए, 1-2 तो आपको अवश्य ही फंस जाएगी, मुझे ऐसा विश्वास है। आप पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं। और सब जगह से पढ़िए, लेकिन इसको थोड़ा ज़्यादा पढ़िए। जहाँ पे आपको डाउट है हमें टेलीग्राम पे आप पूछिए, ठीक है। टेलीग्राम पे पूछेंगे, मैं आपको अवश्य ही बताने की कोशिश करूँगा। और इस पूरी लिंक को, इस पूरी PDF को आप जो है नीचे से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन इसकी लिंक दी हुई है। अगर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से नहीं होता डाउनलोड, तो आप जो है सीधा टेलीग्राम पे जाके वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। कुछ भी डाउट है कमेंट में पूछिए, टेलीग्राम में पूछिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट में नीचे पूछिए। आप टेलीग्राम पे भी जाके हमसे पूछ सकते हो, हम आपको वहां पे अवश्य ही बताएंगे। और
आप बस कोशिश कीजिए कि आप कोई भी प्रश्न 8 जो प्रश्न आप कोई भी प्रश्न छोड़ न पाए, सब प्रश्न अटेम्प्ट कीजिए। अटेम्प्ट करना अति आवश्यक है, छोड़ने में कोई मजा नहीं, अटेम्प्ट कीजिए, लिखना आवश्यक है, ठीक है ना। तो आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।